नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरी कर्नाटक में 4 रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि देश की उपलब्धियां कांग्रेस को अच्छी नहीं लगती। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस के गलत बयानी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना स्वार्थ साधने के लिए देश के लोकतंत्र, संविधान और ईवीएम पर भी भ्रम और झूठ फैलाती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता के सामने उजागर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश के राजाओं और महाराजाओं का योगदान नजर नहीं आता। सिर्फ वोट बैंक के लिए वे नवाबों, मुगलों, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के अत्याचार भूले बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने नेहा हत्याकांड और बेंगलुरु में हुए बम धमाके को लेकर कांग्रेस की राज्य सरकार पर खराब लॉ एंड ऑर्डर के आरोप लगाए। उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में प्रधानमंत्री ने एक सभा की। उन्होंने कांग्रेस के लचर और तुष्टीकरण वाले रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संस्कार आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने का है। उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस द्वारा संपत्ति के सर्वे कराने और उसका वितरण करने वाले मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के शामिल न होने को वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएफआई जैसे खतरनाक और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रही है। दावणगेरे की जनसभा में प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब बर्बादी है और विकास कार्यों पर ब्रेक है। वहीं ओबीसी का आरक्षण वोट बैंक को खुश करने के लिए बांटने पर आमादा कांग्रेस की नीति से प्रधानमंत्री ने जनता को आगाह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ संगठन को ये पसंद नहीं आ रहा। बहुत से लोग चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, सरकार कमजोर हो तो और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले दिल्ली की राजनीति के गलियारों में दलालों का जोर रहता था। 2014 से जब से आपने मुझे बैठाया है, इन सारे गलियारों में स्वच्छता अभियान हो गया है। ये सारे दलाल दिल्ली छोड़कर राज्यों में दुकानें खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कैफे में हुए ब्लास्ट पर कांग्रेस और कर्नाटक सरकार के टाल मटोल के रवैये पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मामला एनआईए के पास आया और जांच शुरू हुई तो इसके पीछे खतरनाक साजिश निकली। बंगाल में लोग पकड़े गए। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा और राजपूत समाज हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान का वीडियो शेयर किया है और उनसे तुरंत राजपूत समाज से माफी मांग की है। राहुल गांधी के विवादित बोल की बीजेपी के तमाम नेताओं ने निंदा कर उसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर राजपूत समाज भी आग बबूला है। राजपूत समाज के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की इस प्रकार की सोच देश की धरोहर को बचाने वाले राजा महाराजाओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात अध्यक्ष सीआर पाटिल ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसा। सीआर पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 5 चरणों के लिए एनडीए के दिग्गज भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के एटा, मैनपुरी और इटावा में जनसभाएं की। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में अपनी जनसभाओं में के दौरान कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एटा में जनसभा के दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। अमित शाह ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस और सपा के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इनको मालूम था कि उन्होंने ही कार सेवकों पर गोली चलाई थी। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर की रैली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेश खाली मुद्दे पर ममता सरकार को घेरते हुए राज्य की टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए।
वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में उत्तर भारतीय महासम्मेलन में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी के बढ़ते जनाधार का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस का मैनिफेस्टो विभाजनकारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी जाति की बात करती है, जाति के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन परिवार पर आकर सिमट जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मजयगढ़ में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैतूल में, वहीं जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में जनसभाएं की। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल करने से पहले अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लिया। वो सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। रामलला के दर्शन के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रभु के श्री चरणों एवं संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका फहराते देखना अविस्मरणीय है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बर्फबारी के बीच भी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक डॉक्टर जनक राज की अगुवाई में पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कांग्रेस की दोहरी नीतियों पर निशाना साधा। हर्ष सांघवी ने कहा कि चुनावी सीजन में कांग्रेस गरीबों, दलितों और आदिवासियों का मसीहा बनने की कोशिश करती है, जबकि हमेशा इन समाजों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। इंडी गठबंधन के सहयोगी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अपने चुनावी वादों को दोहराते हुए वोट मांगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट मांगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार केंद्र में सत्ता पर काबिज होती है तो लोगों की राशन की गुणवत्ता को अच्छा करने का काम करेगी। बिहार में इंडी गठबंधन की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी रण में दम भरा। उन्होंने जनता को नौकरी देने का वादा किया। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में गठबंधन की मजबूती पर भरोसा उन्होंने व्यक्त किया और कहा कि चुनाव में जीत हमारी होगी। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर ही पक्षपात का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग को किसी अन्य राजनीतिक दलों का उल्लंघन नजर नहीं आता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस भी ले तो चुनाव आयोग नोटिस भेज देता है। महाराष्ट्र के पुणे में उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि देश के लिए सबसे अच्छा है कि एक मिलीजुली सरकार बने। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार असुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ओडिशा की 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। संबलपुर सीट से नागेंद्र प्रधान और कटक से सुरेश मोहपात्रा चुनावी मैदान में होंगे। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 9वीं लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सैयद दानिश, अमेठी में रवि प्रकाश मौर्य और आजमगढ़ से सबीहा अंसारी चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार दार्जिलिंग जिले के माठीगाड़ा नक्सलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के भारतीय जनता पार्टी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ गया है। आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। दिल्ली भाजपा पूर्वांचल मोर्चा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुए कार्यक्रम में कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित ब्रह्म कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय अखिल भारतीय भगवद गीता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। बांदीपोरा के गुरेज में भारी बर्फबारी के कारण 35 गाड़ी वहां बीच रास्ते में फंस गई, जिसके बाद सीमा सड़क संगठन की टीम ने फंसे सभी गाड़ियों का रेस्क्यू किया।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी के प्रचार वीडियो जेल का जवाब वोट से को लेकर आयोग से शिकायत की गई थी, जिस पर यह कदम उठाया गया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। साहिल को इस मामले में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि संविधान सम्मत सभी आरक्षण का संघ प्रारंभ से ही समर्थन करता आया है। भागवत ने कहा है कि कुछ लोग झूठे वीडियो चलाकर दुष्प्रचार कर रहे हैं कि संघ आरक्षण के खिलाफ है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मेरे 1 वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एयरकॉन ने जानकारी दी है कि उसे करीब 1200 करोड़ रुपए की एक रेलवे परियोजना का ठेका मिला है। उसे ये परियोजना संयुक्त उद्यम के जरिए हासिल हुई है। केंद्र सरकार ने 6 देशों के लिए प्याज के निर्यात को दी अनुमति। 99,000 टन से ज्यादा प्याज के निर्यात को दी गई है अनुमति। केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात की मंजूरी वाले 6 देश हैं बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, यूएई और बहरीन। लोकप्रिय मसाला ब्रांड MDH ने अपने उत्पादों के 100% सुरक्षित होने का किया दावा। कंपनी ने कीटनाशकों के आरोपों को बताया झूठा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर के फैसला इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजार की चाल निर्धारित करने में निभाएगा अहम भूमिका। बुधवार 1 मई को अमेरिकी फेडरल रिजर्व करेगा ब्याज दरों की घोषणा। 30 अप्रैल और 1 मई को होगी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अहम बैठक। पिछली बैठक में फेड ने उच्च ब्याज दर बनाए रखने का किया था फैसला। भारत के औद्योगिक सामान के आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर हुई 30%। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार इसमें दूरसंचार, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान शामिल। अडानी इंटरप्राइजेस और इज कनेक्शन के संयुक्त उपक्रम अडानी कनेक्शंस ने $1.44 अरब जुटाने के लिए भारत की सबसे बड़ी सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड फाइनेंसिंग की स्थापना की। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने स्टार्टअप्स के लिए कॉरपोरेट प्रशासन घोषणा पत्र किया पेश। यह घोषणा पत्र केवल कंपनी अधिनियम 2023 के तहत नियमित संस्थाओं के लिए किया गया है डिजाइन। ये चार्टर स्टार्टअप के संचालन से जुड़ी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट प्रशासन पर स्वैच्छिक सिफारिशों को सूचीबद्ध करता है। मॉरिशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी के चलते विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में घरेलू इक्विटी से निकाले 6300 करोड़ रुपए। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में 35,098 करोड़ और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए का हुआ था निवेश। रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में नोवोबाखमुतविका गांव पर कर लिया है कब्जा। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से दी जानकारी। रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने अपने क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए 17 ड्रोन्स को किया नष्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया है यह दावा। पूर्वी यूक्रेन में चल रही लड़ाई में यूक्रेन की हालत हुई बदतर। यूक्रेनी शीर्ष जनरल के मुताबिक कम से कम 3 जगहों पर सैनिकों को हटना पड़ा पीछे।
रूसी अधिकारियों ने रूसी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई करने पर पश्चिमी देशों को दी गंभीर प्रतिक्रिया और धमकी। रूस ने पश्चिमी देशों को ऐसा करने पर अंतहीन कानूनी चुनौतियां देने का किया दावा। रूसी रक्षा बलों ने चासेव यार के करीब यूक्रेनी जवाबी हमलों को विफल कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। गाजा युद्ध विराम पर वार्ता के लिए हमास का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को करेगा मिस्र का दौरा। बातचीत के दौरान इजराइल की प्रतिक्रिया पर भी होगी चर्चा। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि हम लड़ाई रोकने और गाजा को सहायता प्रदान करने की करते हैं मांग। उन्होंने कहा है कि केवल अमेरिका ही रफा में इजराइल के हमले को रोक सकता है। राष्ट्रपति अब्बास ने साथ ही वेस्ट बैंक को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मुझे चिंता है कि गाजा के बाद इजराइल फिलिस्तीनियों को पश्चिमी तट से बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। गाजा के रफा पर हमला शुरू करने से पहले अमेरिकी चिंताओं को सुनने पर सहमत हुआ है इजराइल। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी के बयान के बाद ये जानकारियां सामने आई हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इजराइल ने उन सहायता प्रतिबद्धताओं को पूरा करना शुरू कर दिया है जिन्हें अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनसे कहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के साथ एक नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की। उनके कार्यालय से जारी बयान में ये जानकारी दी गई। सऊदी अरब के लिए रवाना हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। सऊदी अरब में फिलहाल चल रहा है विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन। विदेश मंत्री ब्लिंकन अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान खाड़ी सहयोग परिषद की एक मंत्री स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। सोमवार और मंगलवार को युद्ध विराम और अन्य विषयों पर क्षेत्रीय भागीदारों से मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री ब्लिंकन। पश्चिम एशिया के अपने इस दौरे पर ब्लिंकन इजराइल नहीं जाएंगे। मध्य कंबोडिया में एक सैन्य गोला बारूद गोदाम में विस्फोट होने से कम 20 सैनिकों की मौत हो गई और कई अन्य सैनिक घायल हो गए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद ने गाजा संघर्ष को हमेशा के लिए हल किए जाने की कही बात। विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन के दौरान उन्होंने रखी अपनी बात। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी लेबनान में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हिजबुल्ला और इजराइल के बीच तनाव कम करने और संघर्ष रोकने के लिए चर्चा में प्रगति हुई है। IPL में आज खेले गए पहले मैच में RCB ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हरा दिया। RCB की ओर से विल जैक्स 100 और विराट कोहली 70 रन बनाकर नाबाद रहे। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में RCB ने 16 ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 44 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मेसी के 2 गोल की मदद से इंटर मियामी ने न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन पर जीत दर्ज की। मेसी MLS के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 5 मैच में 1 से ज्यादा गोल किए हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने शेफील्ड यूनाइटेड को 5-1 से हरा दिया। आइजैक ने किए 2 गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के ही एक अन्य मुकाबले में एवर्टन ने ब्रेंटफोर्ड को 1-0 से हराया। बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा में फ्रैंकफर्ट को 2-1 से हरा दिया। बायर्न बुंदेसलीगा में दूसरे स्थान पर है। बायर्न की जीत में हैरी केन ने 2 गोल किए। इस सीजन में केन ने बायर्न को 42 गोल किए हैं और ये एक सीजन में केन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आंद्रे विलास बोयास को FC पोर्तो का नया अध्यक्ष चुना गया है और इसके साथ ही पिंटो डा कोस्टा पोर्तो के अध्यक्ष पद से 42 साल बाद हटे हैं। कैस्पर रूड ने मैड्रिड ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर के मैच में रूड ने सर्बिया के म्योमिर को हराया। ग्रिगोर दिमोत्रोव को मैड्रिड ओपन में हार का सामना करना पड़ा। दिमोत्रोव को 18 साल के खिलाड़ी मैंसिक ने हराया। मैड्रिड ओपन में राफेल नडाल के जीत का दौर जारी। एलेक्स डे मिनोर को हराकर राउंड ऑफ 32 में पहुंचे।
राफेल नडाल का कहना है कि मैड्रिड ओपन में खेलकर वे काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फिटनेस में काफी सुधार हो रहा है। पोलैंड की इगा श्वांतेक ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। रोमानिया की सोरोना को दी मात। अमेरिका की कोको गॉफ भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। गॉफ ने यूक्रेन की डायना को हराया। बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी अपनी आने वाली फिल्म बैड न्यूज में काम करती हुई नजर आएंगी। दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रभास की आने वाली फिल्म कल्कि 2898 AD का नया पोस्टर जारी हो गया है। नाग अश्विन ने किया है इस साइंस फिक्शन महाकाव्य फिल्म का निर्देशन। दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता प्रभास की आने वाली फिल्म कल्कि 2898 AD 27 जून को होगी रिलीज। फिल्म में प्रभास के अलावा अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अभिनेता अरशद वारसी जल्द ही राजस्थान में फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग कर सकते हैं और फिल्म के अगले साल रिलीज होने की संभावना है। रक्षित शेट्टी की बेहद पसंद की गई कन्नड़ फिल्म 777 चार्ली जापान में होगी रिलीज। किरण राज ने किया है फिल्म का निर्देशन। आगामी 28 जून को जापान में रिलीज होगी 777 चार्ली। जापान के सबसे बड़े और पुराने फिल्म स्टूडियोज में से एक शोचिकु मुसुवी कर रहा है फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।